For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका और हमारा फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओशियन एनर्जी सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओशियन एनर्जी का मतलब क्या है। देखिए, हमारी अर्थ का जो सरफेस एरिया है, हमारी अर्थ का जो सरफेस एरिया होता है, उस सरफेस एरिया का 70.8% ऑफ आवर अर्थ सरफेस एरिया वो ओशियन ने कवर किया हुआ है। हमारी पृथ्वी का जो सरफेस एरिया है उसका 70.8% पार्ट किसने कवर किया हुआ है? ओशियन ने, एक्वेटिक सिस्टम ने। ठीक है। अब बात आती है कि ये जो ओशियंस हैं इनमें 3 तरह की एनर्जी का डिस्कस किया जाता है। वो कौन सी एनर्जी हैं? ए पॉइंट टाइडल एनर्जी। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं टाइडल एनर्जी के बारे में। नंबर बी, हम डिस्कस करेंगे वेव एनर्जी। वेव एनर्जी। देन नंबर सी, ओशियन थर्मल एनर्जी। आज हमें डिस्कस करना है ओशियन एनर्जी सिस्टम में 3 अलग अलग फॉर्म्स को एनर्जी की। नंबर फर्स्ट टाइडल एनर्जी, देन वेव एनर्जी एंड लास्ट ओशियन थर्मल एनर्जी। तो सबसे पहले नंबर पे हम डिस्कस करेंगे टाइडल एनर्जी के बारे में। टाइडल एनर्जी। देखिए, पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए टाइडल एनर्जी मींस टाइड्स में जो एनर्जी प्रेजेंट होती है उसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। तो टाइड्स क्या होते हैं? हमारे एक्वेटिक सिस्टम जैसे कि समुद्र में, ओशियन में क्या होता है कि हाई टाइड और लो टाइड ये बनते रहते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा इसका रीजन क्या है? और रीजन है इसका ग्रेविटेशनल पुल। क्या रीजन है टाइड्स के लिए? ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पुल जो होता है मून का, वो रेस्पॉन्सिबल है हाई टाइड्स और लो टाइड्स के लिए जो समुद्र में लगातार बनते रहते हैं। और इन हाई टाइड और लो टाइड में जो एनर्जी छुपी होती है, इन हाई टाइड और लो टाइड की जो एनर्जी है हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। देखिए किस तरीके से एक डायग्राम भी बनाया जा सकता है इसके लिए। अगर आप साइड व्यू देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से डायग्राम देखने को मिलता है। इस तरह से पानी को आप दिखाएंगे। ये हमारा बनेगा लो टाइड और यहां पर लिख दीजिएगा आप हाई टाइड। ये टरबाइन,
ये जनरेटर, तो देखिए क्या होता है, हाई टाइड के प्रेशर की वजह से ये टरबाइन रोटेट करता है और पानी जो है दूसरी साइड चला जाता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लो टाइड, जहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन काफ़ी कम है, पानी कम क्वांटिटी में है। और इस तरीके से जब टरबाइन घूमता है तो उसके बेसिस पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं टरबाइन को रोटेट करने के लिए। यहाँ पर ये जो हाई टाइड में एनर्जी छुपी हुई थी, उस एनर्जी का इस्तेमाल किया आपने और टरबाइन को रोटेशन दी है। ठीक है, जिसके बेसिस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। और ये जो हमारे पास तरीका था, ये बेसिकली इसके लिए रीजन क्या बना हुआ है, ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। तो ग्रेविटेशनल पुल जो होता है, जो एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है हमारे मून के द्वारा लगता है समुद्र में, जिसकी वजह से क्या होता है, ऊंची ऊंची लहरें बनती हैं। और इसका जो अप्रोक्स टाइम पीरियड होता है वो कितना है, 12 घंटे 25 मिनट, 12 घंटे 25 मिनट, ये इसका एक टाइम पीरियड दिया जाता है। 12 घंटे 25 मिनट में एक टाइड, हाई टाइड स्पेशली क्रिएट होता है। तो अप्रोक्स में ये बोल दिया जाता है कि लगभग एक दिन में 24 घंटे में 2 बार ऊंची वेव जरूर बनती हैं। वैसे एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होता है इसका, 12 आवर्स 25 मिनट। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारे समुद्र में, हमारे ओशियन में जो हाई टाइड्स बनते हैं, जो लो टाइड बनते हैं, उसमें जो एनर्जी छुपी होती है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसको इस तरह से डायग्राम दिखाकर भी आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से हाई टाइड्स होते हैं, उनमें जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी का हमने इस्तेमाल किया और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज किया उसको। क्लियर हुआ? अच्छा, एक और चीज, ये जो लार्जेस्ट टाइड पावर प्लांट सबसे पहले जो लगाया गया वो कहां पर लगाया गया, लार्जेस्ट टाइड पावर प्लांट, लार्जेस्ट टाइड पावर प्लांट on river Rance in फ्रांस। तो लार्जेस्ट टाइड पावर प्लांट सबसे पहले रेंस रिवर जो फ्रांस में देखी जाती है वहां पर लगाया गया। तो ये हमारे पास क्या था, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी में हाई टाइड और लो टाइड जो बनते हैं उसका बेसिक रीजन क्या था, ग्रेविटेशनल पावर, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। और ये एवरेज टाइम पीरियड कितना होता है, 12 घंटे 25 मिनट का। तो एक दिन में अप्रॉक्स में 2 बार ये ऊंची ऊंची लहरें ज़रूर बनती हैं और उस ऊंची लहरों में जो एनर्जी छुपी होती है उस एनर्जी का इस्तेमाल करके आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सकते हैं। जो लार्जेस्ट टाइड पावर प्लांट लगाया गया था, कहाँ पर लगाया गया, वो रेंस रिवर में और फ्रांस में। मेरिट्स क्या है इसकी, मेरिट्स ऑफ टाइडल एनर्जी। देखिए इसमें काफी सारे पॉइंट्स होते हैं। आप इसमें सबसे पहला पॉइंट, ये डिपेंड नहीं करता है, अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल, अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल, अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल ये इस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, बारिश कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं है इसका। दूसरा पॉइंट जो आप बता सकते हैं कि मेरिट क्या हो सकती है टाइडल एनर्जी की, ये कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, पॉल्यूशन फ्री होता है। क्या बोलेंगे, पॉल्यूशन फ्री है ये। तो तीसरे पॉइंट में आप बता सकते हैं कि ये इनएग्जॉस्टेबल है, यूज करने पर खत्म नहीं होता है। इनएग्जॉस्टेबल मींस, इनएग्जॉस्टेबल का मतलब क्या होता है, जो यूज करने पर खत्म ना हो। आप ये भी कह सकते हैं रिन्यूएबल।
रिन्यूएबल। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। और किस नाम से था ये? टाइडल एनर्जी के नाम से, जिसमें बेसिक जो रीजन है वो आपको जरूर याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है ये कि क्या रीजन है टाइडल एनर्जी का, टाइडल वेव्स का क्या रीजन होता है। अगर आपको एमसीक्यू की फॉर्म में दिया हुआ है तो वो आंसर बनेगा आपका ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। ठीक है, उसी एनर्जी को आपने यूज करना है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। ठीक है, तो इंडिया का जो टोटल पावर पोटेंशियल है टाइडल एनर्जी के बेस पर वो कितना होता है? ये 15,000 मेगावाट। तो 15,000 मेगावाट ये टोटल टाइडल एनर्जी के बेस पर प्रोडक्शन है इंडिया का। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, इसको भी पॉइंट्स में लिख देता हूं यहां पर। टाइडल पावर पोटेंशियल ऑफ इंडिया 15,000 मेगावाट। अच्छा, इसमें एक लोकेशन भी याद रखिएगा आप, गल्फ ऑफ कैम्बे। नेक्स्ट पॉइंट डाल देते हैं इसको, गल्फ ऑफ कैम्बे। कितना प्रोडक्शन होता है वहां पर? 7,000 मेगावाट, जो अपने आप में काफी बड़ी वैल्यू है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट टाइडल एनर्जी कंप्लीट हुआ, जिसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे, कुछ इसके मेरिट्स जो हैं वो ध्यान रखनी है, और कुछ इसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल दिए हैं कि गल्फ ऑफ कैम्बे क्या है। एक वो लोकेशन जहां पर टाइडल एनर्जी को प्रोडक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, और वो भी कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो जाता है गल्फ ऑफ कैम्बे से? 7,000 मेगावाट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ लिमिटेशन भी देखी जाती हैं। टाइडल एनर्जी की क्या लिमिटेशन हो सकती है? सोचिए, अब तो आप समझ चुके हैं कि इसका मीनिंग क्या है, रीजन क्या है टाइड्स का, और कैसे हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं। तो क्या लिमिटेशन हो सकती है? सबसे पहली लिमिटेशन, नंबर फर्स्ट जो मेन लिमिटेशन है इसकी, देखिए सी वाटर होता है, सॉल्टी वाटर होता है। सॉल्टी वाटर समझ रहे हैं ना आप? तो ये जो सॉल्टी वाटर है जिसमें नंबर ऑफ सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसकी वजह से जो हम सेटअप मेंटेन करते हैं जिसमें आयरन मटेरियल का भी इस्तेमाल होता है, वो रस्टिंग में चला जाता है, वो क्या होता है? रस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो कोरोजन वाला सिस्टम है, ये कोरोजन जो है अपने आप में एक समस्या बना रहता है। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन, हर जगह पर इसको प्लांट को तैयार करना वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है आपकी कहीं पर भी लगा देंगे इसको। तीसरी लिमिटेशन क्या है कि पावर आउटपुट जो होता है इसका वो हमेशा फिक्स नहीं रहता है, पावर आउटपुट वेरिएबल होता है, पावर जनरेशन काफ़ी कम देखा जाता है, एफिशिएंसी जो होती है वो काफ़ी कम होती है। ये चार इसकी मेन लिमिटेशन होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है ओशन एनर्जी सिस्टम का, जिसका नाम क्या था? टाइडल एनर्जी, वो कंप्लीट हुआ। अब हम नंबर सेकंड पर आते हैं, और वो क्या है आपका? वेव एनर्जी। ठीक है, टाइडल एनर्जी के बाद वेव एनर्जी। अब हमारे पास सेकंड पार्ट आता है, और वो क्या है? वेव एनर्जी। देखिए क्या होता है कि सोलर रेडिएशन होते हैं, सन से क्या होता है? सन से सोलर रेडिएशन आते हैं, और सोलर रेडिएशन हमारी पृथ्वी पर सभी पार्ट पर डलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है पृथ्वी का, जो मरुस्थलीय हिस्सा है, जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है, मिट्टी वाला जो एरिया है, वो हीटअप हो जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो इक्वल हीटअप होता है। क्या होता है वहां पर? टेरेस्ट्रियल पार्ट पर अनइक्वल हीटिंग होती है, और जैसे ही हमने नाम लिया अनइक्वल हीटिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट, तो वहां पर क्या होता है? हाई प्रेशर और लो प्रेशर जोन बनता है। हाई प्रेशर मींस मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और लो प्रेशर मींस मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन कम होती है, मींस मॉलिक्यूल्स में गैप होता है सिंपल भाषा में। और हाई कंसंट्रेशन या हाई पोटेंशियल जो जोन होता है, वहां पर मॉलिक्यूल्स काफी पास होते हैं, इसलिए उसे हाई प्रेशर जोन बोल देते हैं। तो अनइक्वल हीटिंग की वजह से एयर का फ्लो होता है, और ये जब एयर समुद्र के सतह से, समुद्र की सरफेस से गुजरती है, तो वहां पर एयर के फ्लो होने की वजह से वेव जनरेट होती हैं। और ये जो वेव जनरेट हो रही हैं, इस वेव में जो छुपी हुई एनर्जी है,
इस वेव में जो छुपी हुई एनर्जी होती है, इस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। क्लियर हुआ? शॉर्ट में फिर से बता देता हूं मैं आपको, सोलर रेडिएशन जो होते हैं, उन सोलर रेडिएशन की वजह से हमारी अर्थ की सतह पर, अर्थ की सरफेस पर अनइक्वल हीटिंग होती है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर लो प्रेशर जोन बनते हैं और एयर ब्लो करना स्टार्ट करती है। और जब ये ब्लोइंग एयर हमारे समुद्र के ऊपर से गुजरती है तो वहां पर छोटी बड़ी वेव्स बनती हैं, और ये जो वेव्स बन रही हैं, इस वेव में जो एनर्जी है उसका हम इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा मीनिंग हुआ वेव एनर्जी क्या है और क्या इसका रीजन है। ठीक है, तो अभी हमने समझा वेव एनर्जी का मीनिंग क्या है। देखिए यहां पर एक नेट पोटेंशियल जो होता है इंडिया का वेव एनर्जी के जरिए, वो 40,000 मेगावाट है। ठीक है, कितना है? 40,000 मेगावाट। इसके लिए आप लाइन डाल सकते हैं ब्रैकेट में कि कितने एरिया के बेस पर ये जनरेट हो पाता है। 6,000 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन, 6,000 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन। तो ये नेट प्रोडक्शन होता है, नेट पोटेंशियल है इंडिया का वेव एनर्जी के इस्तेमाल के बेस पर, और 6,000 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन का इस्तेमाल करते हुए। और दूसरी खास चीज, करंटली कौन सी लोकेशन है जहां पर वेव एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो है आपके पास अरेबियन सी। अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है, एक और खास बात आप याद रखिएगा, सबसे पहले कौन सी लोकेशन थी जहां पर वेव एनर्जी का प्लांट लगाया गया, और वो कौन सी जगह थी? विज हिन जैम। ठीक है, विज हिन जैम नियर त्रिवेंद्रम। विज हिन जैम नियर त्रिवेंद्रम, ये वो लोकेशन थी जहां पर वेव एनर्जी को लगाया गया। तो आप याद रखिएगा, 3 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमें डिस्कस करना होगा मेरिट क्या है। किसके मेरिट? वेव एनर्जी की। देखिए सबसे पहले मेरिट है यहां पर, ये पॉल्यूशन फ्री होता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट पर तो देखिए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या बना मेरिट्स को लेकर, पॉल्यूशन फ्री है, कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। सेकंड पर आप बता सकते हैं नो नीड ऑफ लार्ज एरिया। लार्ज एरिया की कोई नीड नहीं होती है वेव एनर्जी को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए। नंबर थर्ड, नो नीड ऑफ स्पेसिफिक साइट। और लोकेशन, किसी स्पेसिफिक लोकेशन की नीड नहीं होती है, लार्ज एरिया की नीड नहीं होती है, पॉल्यूशन फ्री होते हैं। ये 3 इसकी मेन मेरिट होती हैं किसके लिए? वेव एनर्जी के लिए। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कुछ डिमेरिट्स भी देखी जाती हैं। अब वो डिमेरिट्स क्या हो सकती हैं? देखिए डिमेरिट्स में आप सबसे पहले तो बोलेंगे मैराइन एनिमल्स जो होते हैं वो इन सब चीजों से अफेक्ट होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं वेव एनर्जी को हार्नेस करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, वो काफी कॉस्टली बैठते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट अपने आप में एक रीजन बना हुआ है, इसकी डिमेरिट्स बन गया है। दूसरा पॉइंट हमारे पास जो मैराइन एनिमल्स है वो अफेक्ट होते हैं, जो अपने आप में एक तरीके से बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो कुछ आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स ध्यान रखनी होंगी। तो इस तरीके से हमारा ये वेव एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम लास्ट पार्ट, ओशियन एनर्जी सिस्टम का लास्ट पार्ट, जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी बहुत बार आ चुका है, और वो क्या है? ओशियन थर्मल एनर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। चलिए अब हमें थर्ड फॉर्म लेनी है ओशियन एनर्जी सिस्टम में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 3 फॉर्म्स यहाँ पर डिस्कस की जाती है एनर्जी की, और वो कौन सी थी? सबसे पहले हमने टाइडल एनर्जी का डिस्कस किया, उसके बाद हमने वेव एनर्जी का डिस्कस किया। अब लास्ट राउंड हमारे पास आता है ओशियन थर्मल एनर्जी।
ओशियन थर्मल एनर्जी। देखिए ओशियन थर्मल एनर्जी का क्या मतलब है, क्या रीज़न है इसका। सन से सोलर रेडिएशन आते हैं और वो सोलर रेडिएशन हमारे एक्वेटिक सिस्टम पर भी फॉल डाउन होते हैं और टेरेस्ट्रियल वाले पार्ट पर भी। अब ये जो सोलर रेडिएशन डायरेक्टली समुद्र की सतह पर पड़ते हैं, तो समुद्र कोई ऐसा तो है नहीं, सी ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा एरिया है, ये काफ़ी एक लार्ज स्पेस होता है, लार्ज एरिया होता है। और सोलर रेडिएशन की वजह से जो समुद्र का पानी गर्म हो जाता है, सोलर रेडिएशन की वजह से जो समुद्र का पानी गर्म हो जाता है, ये जो वेव चलती रहती हैं, इन वेव की वजह से ये वार्म वाटर मिक्सअप हो जाता है काफ़ी डेप्थ तक। लेकिन वो डेप्थ कितनी होती है, 100 मीटर। ऐसा माना जाता है कि 100 मीटर डेप्थ तक अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस को नोट करते हैं, वो कितना मिलता है, टॉप लेयर पर आपको मिलेगा 30 डिग्री सेल्सियस जनरल, और 100 मीटर गहराई में जाते जाते वहां पे कितना पॉइंट आ जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस का। तो 30 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये वेरिएशन आता है, लेकिन कितनी डेप्थ में जाने पर, 100 मीटर डेप्थ में जाने पर। और साइंटिस्ट ने क्या किया, इसी डिफरेंस का, इसी टेम्परेचर डिफरेंस का इस्तेमाल किया एक खास सब्सटेंस उसको एवोपोरेट करने में, और वो क्या है, लिक्विड अमोनिया। ठीक है, लिक्विड अमोनिया वेपराइज हो जाता है इस टेम्परेचर रेंज की वजह से। और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, यही रेस्पॉन्सिबल होता है लिक्विड अमोनिया को वेपराइज करने के लिए। फिर ये जो वेपराइज पार्ट होता है अमोनिया का, इस वेपर्स का यूज किया जाता है टरबाइन को रोटेट करने के लिए। और इस टरबाइन के रोटेशन के बेस हमें किसी भी तरीके से, जैसे आप सब जानते ही हैं, अभी हमने डिस्कस भी किया है स्टार्टिंग के 2 फॉर्म्स में एनर्जी की, टाइडल एनर्जी और वेव एनर्जी, हमें किसी ना किसी तरीके से टरबाइन में रोटेशन देनी होती है। हाथ से तो रोटेशन नहीं दे सकते ना, तो हमें किसी भी फॉर्म में क्या करना होता है, टरबाइन में रोटेशन देनी होती है। तो यहां पर जो हमारा टॉपिक चल रहा है ओशन थर्मल एनर्जी, तो उसमें हमने सोलर रेडिएशन की वजह से जो नेचुरल तरीके से समुद्र का पानी गर्म हुआ, जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ, 30 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस 100 मीटर डेप्थ तक। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की मदद से हमने क्या किया, लिक्विड अमोनिया को वेपराइज कर लिया। और ये जो लिक्विड अमोनिया वेपराइज हुआ है, उस वेपर का हमने इस्तेमाल किया टरबाइन को रोटेट करने में। ठीक है, और जब ये टरबाइन हमारा रोटेट करता है तो आगे फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करना बहुत ईजी हो जाता है। फिर इस लिक्विड अमोनिया से जो भाप बनी थी, उस भाप का जो हमने इस्तेमाल किया टरबाइन रोटेट करने में, फिर उस भाप को ठंडा कर दिया जाता है कंडेंसर के जरिए। तो ये जो भाप ठंडी होती है, इसको फिर पंप के जरिए फिर दोबारा से उस चैम्बर में डाल दिया जाता है। फिर दोबारा से ये भाप बनेगी और भाप फिर से टरबाइन को रोटेट करेगी। इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। ठीक है, मैं इसको भी डायग्रामेटिक भी आपको समझाता हूं। अभी एक सिंपल से सिंपल डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको क्लियर हो सके डायग्राम देखकर कि कैसे लिक्विड अमोनिया चेंज होकर टरबाइन को रोटेट कर पा रहा है। तो ओशियन थर्मल एनर्जी का आपने मीनिंग समझ लिया है, सोलर रेडिएशन, जिसकी वजह से एक्वेटिक सिस्टम में सर्टेन, आप कुछ ये मानिए 100 मीटर डेप्थ तक का पानी गर्म हो जाता है। लेकिन ये किस तरह से दिखाया जा सकता है, देखिए जरा, पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। तो चलिए अब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जिसकी मदद से हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे ये लिक्विड अमोनिया इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो पा रहा है। और लिक्विड अमोनिया को वेपराइज करने के लिए हम नेचुरल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोलर रेडिएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर किस तरीके से, देखिए जरा आप। सबसे पहले आप यहां पर एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे, लिक्विड अमोनिया, मैंने फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया है, आप कैसे भी लिख सकते हैं उसको, लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया के आगे आप ऐसे डक्ट दिखाएंगे, ये टरबाइन दिखाएंगे आप इसको, जनरेटर, कंडेंसर में क्या होता है, जो भाप आती हैं उन भाप को ये
मॉलिक्यूल्स को पास पास कर देता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, कंडेंसर। मींस कंडेंस करने वाला, मॉलिक्यूल के स्पेस को कम करने वाला, मॉलिक्यूल्स को पास पास ले आता है। तो लिक्विड अमोनिया जो लिक्विड फॉर्म में था उसको वेपराइज में या वेपर फॉर्म में कौन कन्वर्ट करेगा, टेम्परेचर वैल्यू। कौन सी टेम्परेचर वैल्यू, 30 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये सी सरफेस, ये 100 मीटर डेप्थ, थर्टी डिग्री सेल्सियस समुद्र की सतह पर। ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर का इस्तेमाल किया गया अमोनिया की लिक्विड फॉर्म को वेपर में चेंज करने के लिए। भाई हम लिक्विड को चेंज करना चाह रहे हैं, भाप में, वेपर में चेंज करना चाह रहे हैं, तो हमें एनर्जी चाहिए ना। वो एनर्जी हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, वो नेचुरल एनर्जी का हमने यूज किया, जो सोलर रेडिएशन, जिसकी वजह से समुद्र की सतह पर कितना टेम्परेचर बन गया था, 30 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अब ये जो भाप बन जाती हैं, इन भाप को, इन वेपर्स को भेजा जाता है कहां पर, टरबाइन में। ठीक है, टरबाइन मतलब एक चैम्बर होता है जिसके अंदर ब्लेड्स लगे होते हैं, वो रोटेशन लेते हैं स्टीम के प्रेशर के बेस पर, वेपर के प्रेशर के बेस पर। ठीक है, यहां पर क्या होता है, वाल्व लगी होती हैं। क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल वाल्व लगी होती हैं। ये वाल्व खुलती हैं। देखिए मैं आपको दोबारा समझाता हूं। यहां पे जैसे ये पानी के जो सरफेस थी गर्म हो रही है, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, तो ये लिक्विड क्या होगा, गर्म होने लगेगा, भाप बनेंगी। यहां पर भी वाल्व लगी होती हैं और यहां पर भी वाल्व लगी होती हैं, जहां पर मैंने सर्कल बनाए हैं। तो ये जो सर्कल के अंदर वाल्व दिखाई जा रही हैं, ये वाल्व कैसी होती है, यूनिडायरेक्शन, आगे की तरफ खुल सकती हैं, पीछे नहीं खुलती हैं। ठीक है, तो ये यूनिडायरेक्शनल वाल्व ओपन हो जाती हैं, ये वाली वाल्व क्लोज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर के साथ वेपर्स कहां पे जाती है, टरबाइन वाले चैम्बर में, और टरबाइन को रोटेट करना स्टार्ट कर देती हैं, फिर प्रोसीड कर देता है। ठीक है, अब इस भाप ने अपना काम कर दिया है, लेकिन ये जो भाप है ये धीरे धीरे इस पाइप के जरिए नीचे तक आती है और कंडेंसर उसको क्या करता है, कंडेंस कर देता है, मॉलिक्यूल्स को पास पास ले आता है। मींस फिर से लिक्विड बनने लगा। यहां पर पंप लगा होता है। ये पंप क्या करेगा, कंडेंसर ने जो वेपर्स को कंप्रेस कर दिया था, कंडेंस कर दिया था, जिसकी वजह से क्या होता है, लिक्विड बन गई है फिर से भाप, और ये लिक्विड इस तरीके से पाइप के जरिए पंप वाले चैम्बर तक आता है। पंप क्या करेगा, प्रेशर प्रोवाइड करेगा, और प्रेशर के साथ फिर दोबारा से ये जो लिक्विड पार्ट था, प्रेशर के साथ लिक्विड अमोनिया का जो चैम्बर है वहां पर पहुंच जाता है, और वहां पर फिर से साइकिल रिपीट होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास एक चैम्बर था, एक वो पार्ट जिसके अंदर लिक्विड अमोनिया को आपने भरा हुआ है, लेकिन इस लिक्विड अमोनिया को वेपर में चेंज करने के लिए हमने नेचुरल टेम्परेचर का इस्तेमाल किया, 30 डिग्री सेल्सियस का, और ये जो भाप बन रही है, इस भाप को टरबाइन वाले चैम्बर तक पहुंचाया। टरबाइन वाले चैम्बर में जब टरबाइन रोटेशन लेता है तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को फिर जनरेटर के जरिए आगे प्रोसीड कर दिया जाता है। किसी तरह हमारा टारगेट क्या था, टरबाइन को रोटेशन देना, और वो भी कैसे हमने दिया, यहां पे रोटेशन किस बेस पर दिया है, लिक्विड अमोनिया की भाप बनाकर उस भाप के द्वारा। फिर ये जो स्टीम होती है, ये जो वेपराइज अमोनिया होता है, ये पाइप के जरिए नीचे की तरफ आता है, और नीचे आने पर दो फैक्टर काम कर रहे हैं वापस से लिक्विड बनाने में। पहला फैक्टर कंडेंसर लगा रखा है हमने, दूसरा फैक्टर जो नेचुरल है, देखिए टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है, और जब टेम्परेचर डाउन होता है तो भाप ठंडी हो जाती है, नेचुरल प्रोसेस है। तो ये भाप ठंडी हो जाएगी, ठीक है, दो बेसिस पर, कंडेंसर की हेल्प से और टेम्परेचर डाउन होने के बेस पर। तो धीरे धीरे ये पंप वाले चैम्बर तक लिक्विड अमोनिया फिर से पहुंच जाता है, लेकिन अब इसमें पावर नहीं रही है, प्रेशर नहीं है, तो पंप क्या करेगा, प्रेशर प्रोवाइड करेगा, और प्रेशर के साथ इस ट्यूब के जरिए फिर से ये कहां जाएगा, एक चैम्बर में, जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ था, एवोपोरेटर बोल सकते हैं, या डायरेक्ट आप लिक्विड अमोनिया का चैम्बर कह सकते हैं। ठीक है, एवोपोरेटर भी डाल सकते हैं आप इसको। अब ये जो पूरा आपने ये सेटअप, तो ये जो पूरा आपने सेटअप लगाया हुआ है, ये कहां पर होता है, कहां पर, मिट्टी वाले एरिया पर। ऐसा नहीं है, देखिए क्या लिखा है यहां पे, ओशियन थर्मल एनर्जी, समुद्र में, ओशियन में आपने मेंटेन किया हुआ है इसको। तो इस तरीके से यहां पर एक लाइन दिखा देंगे आप, जिससे कि थोड़ा नेचुरल लुक आ जाए।
ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर हमारे पास ये पूरा सेटअप जो है समुद्र में लगा होता है। और अब हमें वो पावर पोटेंशियल देखना है कि हमारी इंडिया का पावर पोटेंशियल कितना है। 50,000, वो कितना होता है? 50,000 मेगावाट। ध्यान रखिएगा, ये 50,000 मेगावाट ये नेट पोटेंशियल है इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, लेकिन किसके जरिए? ओशियन थर्मल एनर्जी के बेसिस पर। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज है, उससे कंफ्यूज नहीं होना, OTEC हो सकता है आपको इस तरह से कहीं लिखा मिले, तो बात सेम है। ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ये वो जो डिवाइस है ना, जो पूरा सेटअप है, उसके लिए नाम डाल दिया जाता है। ठीक है, पर एनर्जी जो आप बोलेंगे वो क्या कहेंगे? ओशियन थर्मल एनर्जी। क्लियर? दूसरा एक इसमें पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, सबसे पहले ये जो सेटअप लगाया गया था, तैयार किया गया था, कहां पर था? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में फर्स्ट सेटअप लगाया गया था। तो जो फर्स्ट सेटअप लगाया गया था वो कहां पर था? तमिलनाडु में। और इसके अलावा आप एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, जो रनिंग में अभी बेस्ट साइट मानी जाती है ओशियन थर्मल एनर्जी के लिए, वो क्या है? अंडमान निकोबार। तो जो बेस्ट साइट है ओशियन थर्मल एनर्जी के लिए वो क्या है? अंडमान निकोबार। तो अब हमें कुछ इसके मेरिट्स देखनी है कि क्या मेरिट, क्या बेनिफिट हो सकते हैं इसके और ओशियन थर्मल एनर्जी को लेकर। सबसे पहला पॉइंट मेरिट के लिए आप ध्यान रखिएगा, ये पॉल्यूशन फ्री होता है। ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, रिन्यूएबल सोर्स है, कंटिन्यूस सप्लाई यहां पर देखी जाती है। ठीक है, तो ये इसके खास पॉइंट्स हैं मेरिट्स को लेकर। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यहां पर कंटिन्यूसली आप ले सकते हैं, कंटिन्यूसली आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं इस सेटअप का इस्तेमाल करके। दूसरा खास पॉइंट, ये पॉल्यूशन फ्री होता है, कोई पॉल्यूशन जनरेट नहीं करता है। तीसरी खास बात, ये जो पावर प्रोडक्शन देता है वो एक अच्छे खासे लेवल पर है, इसको क्लीन एनर्जी सोर्स भी माना जाता है। ठीक है, अब हमें कुछ डीमेरिट्स देखनी है कि क्या डीमेरिट्स हो सकती हैं ओशियन थर्मल एनर्जी की। देखिए, डीमेरिट्स में मेन यहां पर 2 पॉइंट्स बनते हैं। एक तो टेम्परेचर डिफरेंस, जैसे 30 to 10 डिग्री सेल्सियस, वो भी 100 मीटर डेप्थ पर, है ना। तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है, जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी है, जो पावर आउटपुट है, वो काफ़ी कम हो जाता है। ठीक, और दूसरा हमारे पास कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी हाई जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, एक तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा लगता है यहाँ पर और काफ़ी कॉस्टली बैठता है पूरा सेटअप जो है, और टेम्परेचर डिफरेंस कम होने की वजह से यहाँ पर पावर आउटपुट जो है वो एफिशिएंसी भी कह सकते हैं आप, काफ़ी डाउन हो जाती है। तो ठीक है बच्चों, हमने अभी डिस्कस किया कि ओशियन थर्मल एनर्जी क्या है। ये 3 हमारे पास एनर्जी की फॉर्म्स थी जो हमने डिस्कस की हैं ओशियन एनर्जी सिस्टम में, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी और ओशियन थर्मल एनर्जी। ठीक है, जो ये पूरा ये सिस्टम था, इसको हम क्या बोलते हैं? ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। क्लियर? और आपको अगर लगता है कि हाँ वीडियो के जरिए आपको काफ़ी समझ में आया, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कराइएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स बच्चों।